की, क्योंकि आज दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश के अयोध्या मिल्कीपुर में मुकाबला चल रहा है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मुद्दे बहुत सारे और इसी बीच एक बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, दिल्ली की बात जहां पर 70 सीटों पर वोटिंग चल रही है। करोल बाग में 3 बजे तक 40% मतदान होने की खबर आ रही है। चांदनी चौक में 3 बजे तक 40% मतदान हुआ है और 3 बजे तक मुस्तफाबाद, जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, यहाँ पर 56% मतदान हुआ है। 3 बजे का ये जो आंकड़ा है, मतदान प्रतिशत है, वो आपको बता रहे हैं। कुल 46% के आसपास वहां पर वोटिंग हुई है और मुस्तफाबाद में 56% मतदान हुआ है। 3 बजे तक के ये आंकड़े और स्वाति पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा रुख करेंगे स्वाति पाठक का। स्वाति, क्या तस्वीरें हैं वहां से, क्योंकि दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है और मुद्दे बहुत अहम हैं। कैसी तस्वीर है, वोटर्स किस मिजाज में आज नजर आए, क्या स्थिति है बूथों की? देखिए, 70 सीटों पर इस वक्त जो है वो वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और शाम 6 बजे तक जो है लोग वोट देने के लिए पहुंचेंगे। अभी आर.के. आश्रम नई दिल्ली सीट में आता है और उसी के एक बूथ पर हम मौजूद हैं। अभी भी जो लगातार वोटर्स हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं और 3 बजे तक जो प्रतिशत है वो 46% से ज़्यादा लोगों ने अब तक वोट किया है और अभी भी 3 घंटे का वक्त है। तो यानी ये जो वोट परसेंटेज है, इसमें इजाफा अभी देखने को मिलेगा। अब नई दिल्ली सीट की बात करें तो हाई प्रोफाइल सीट है नई दिल्ली और कई ऐसी सीटें हैं जिस पर आपने देखा कि आम आदमी पार्टी की ओर से गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए। दूसरी ओर बीजेपी भी लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। अब ये देखना होगा कि 8 तारीख को जब जनता आज वोट दे देगी और जब फैसला निकलकर सामने आएगा तो किसके पक्ष में फैसला होता है। लेकिन इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि एक तरफा चुनाव इस बार नहीं हो रहा है, ये तो साफ है। क्योंकि पिछले कुछ चुनावों पर अगर नजर डालें आप तो आम आदमी पार्टी की यहाँ पर बड़ी जीत होती हुई नजर आ रही है। अभी ये सवाल है कि क्या इस बार भी उस तरह की जीत आम आदमी पार्टी की होगी। लेकिन जो चुनावी माहौल है, जो अलग अलग सीटों पर भी लगातार हमारी टीम भी पहुंची हुई थी, वहां पर भी जो लोगों से बातचीत करके ये साफ है कि एक तरफा चुनाव इस बार नहीं हो रहा है। सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने जो है वो बेहतर कैंडिडेट दिया है, तो वहां पर आम आदमी पार्टी को भी नुकसान हो सकता है, ये कहा जा सकता है। अब नई दिल्ली की बात करें तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया चुनावी मैदान में है, प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और संदीप दीक्षित भी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। अब मुद्दों की बात करते हैं तो यमुना नई दिल्ली सीट पर एक प्रमुख मुद्दा है जिसको प्रवेश वर्मा द्वारा उठाया गया और आज भी आपने देखा कि प्रवेश वर्मा सुबह यमुना घाट पहुंचे थे, वहीं पर पूजा अर्चना किया गया, क्योंकि कटाक्ष अरविंद केजरीवाल पर करना था, सीधे तौर पर निशाना अरविंद केजरीवाल थे। अरविंद केजरीवाल जो लगातार पिछले अपने कार्यकाल के दौरान जो कामकाज किया गया उसको लेकर जनता के बीच पहुंचे और खास तौर पर बिजली पानी एक बड़ा मुद्दा इस बार नजर आ रहा है। और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो शीला दीक्षित के कार्यकाल में जो काम किया गया, क्योंकि शीला दीक्षित दिल्ली की लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही है, तो उनके कार्यकाल में जो काम किया गया उसको लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है और इसीलिए खास तौर पर सबसे हाई प्रोफाइल सीट नई दिल्ली पर सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि नई दिल्ली सीट वो सीट है जो दिल्ली का मुख्यमंत्री तय करता है। क्योंकि शीला दीक्षित भी इसी सीट से चुनाव जीत कर आई, लंबे समय तक सीएम रही। अरविंद केजरीवाल भी इसी सीट से चुनाव जीत कर आए, मुख्यमंत्री
रहे। हालांकि शराब घोटाले में नाम आया, उसके बाद जेल जाना पड़ा, कुर्सी छोड़नी पड़ी और आतिशी को कुर्सी देनी पड़ी। अभी आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं जो कालका जी से उम्मीदवार है। अब संदीप दीक्षित की बात करें तो वो भी शीला दीक्षित के बेटे हैं और शीला दीक्षित भी यहाँ लंबे समय तक सीएम रही हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है, और रिपोर्टर्स भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनय राय जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है। लोकेश राय हमारे साथ कालका जी से मौजूद हैं, नरेंद्र प्रताप हमारे साथ जंगपुरा से मौजूद हैं और इसके साथ साथ स्वाति पाठक जो लगातार जानकारी दे रही है नई दिल्ली सीट। और बड़ा ही कहा जा सकता है कि रोमांचक मुकाबला है दिल्ली का और हर एक दल के लिए प्रतिष्ठा का ये चुनाव है। और सबसे लास्ट मोमेंट में देखा गया कि यमुना जी का मुद्दा था जिसने बहुत ज्यादा तूल पकड़ा। एक बार रुक कर लेते हैं अपने रिपोर्टर्स का। लोकेश के पास एक बार चलेंगे जो कालका जी से मौजूद है। लोकेश, वहां से क्या तस्वीरें हैं, वोटर्स वहां पर निकल रहे हैं, किस तरह का मूड नजर आ रहा है, कौन कौन से मुद्दे हैं वहां पर इस बार? देखिए, कालका जी जो सीट है वो बेहद अहम इसलिए है कि दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी यहाँ से कैंडिडेट हैं। हालांकि वो वहाँ से विधायक भी थी, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया वो उस वक्त बनाया गया जब आम आदमी पार्टी के नेता और जो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं अरविंद केजरीवाल, जब उनको जेल जाना पड़ा तो वहाँ पर उनको ये पूरी शासकता जो है हस्तांतरित की गई। अब ये सीट इसलिए अहम है कि यहाँ पर एक तरफ तो आतिशी हैं ही हैं, दूसरी तरफ बीजेपी से रमेश बिजड़ी हैं जो कि अक्सर अपने बयानों को लेकर के, विवादित बयानों को लेकर के चर्चा में रहते थे। और तीसरे सीट पर यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा है। अगर आप सुबह से यहाँ की वोटिंग ट्रेंड्स को देखें तो जो एलीट क्लास कह लें या जो अपर क्लास के बूथ्स हैं वहाँ पर आपको फुटफॉल काफ़ी कम दिखाई दिया, भीड़ ना के बराबर दिखाई दी। लेकिन जबकि वहीं जब दूसरे इलाके हैं, चाहे वो गोविंदपुरी जो इलाका है दिल्ली का जहाँ पर आम आदमी पार्टी का एक अच्छा वर्चस्व रहता है, वहाँ पर लाइन लगती हुई नज़र आई। और शुरुआती 8 घंटे की वोटिंग पैटर्न ये बता रही है कि दिल्ली जो अभी तक 3 बजे तक 46.65% की वोटिंग हुई है, इसमें सबसे कम वोटिंग करोल बाग इलाके में हुई है, जो कि एक आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा इलाका है जहाँ पर एक सही प्रोफाइल के लोग रहते हैं। और सबसे ज़्यादा वोटिंग जो हुई है वो हुई है मुस्तफ़ाबाद में, जो कि करीब 56% के करीब हुई है। तो ये पूरे पैटर्न देखने को मिलेगा कि जो पुरानी दिल्ली या पुरानी दिल्ली के अलावा जो बाहरी दिल्ली के खासकर हिस्से हैं वहाँ पर आपको वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और वो इलाके जहाँ पर अपर मिडिल क्लास या एकदम अपर क्लास रह रहा है वहाँ पर वोटिंग परसेंट कम आ रहा है। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ मौजूद है, एक बार रुक कर लेते हैं, नरेंद्र प्रताप का जंगपुरा से हमारे साथ मौजूद है। नरेंद्र, ये बताइए कि क्या तस्वीरें हैं वहाँ की, क्योंकि जो कहा जा सकता है मतदाताओं की जो भीड़ है वो पहुंच रही, लेकिन कहीं कहीं किसी बूथों पे तो ये भी स्थिति है कि लोग बड़ी संख्या में नहीं पहुंच रहे, उतना इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। फिलहाल क्या अपडेट है वहां से? ये पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली के पास की सीट है और दूसरा जो इलाका है वो थोड़ी दूर पर नोएडा को भी छूता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से लोगों का रुझान देखा जा रहा है वोटिंग को लेकर, आपने कहा स्वाति तस्वीरों के लिए, तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिएगा कि जिस तरीके से आने जाने वाले लोगों का जो सिलसिला है वो सुबह से इसी तरह यहाँ पर चल रहा है और बहुत सारे लोग बड़े जोश और उत्साह के साथ यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं। और केवल यही नहीं, इसके सामने भी एक पोलिंग बूथ है, वहाँ पर भी इसी तरह की स्थिति है। आप देखिए जो असंख्य लोग हैं वो तक यहाँ पर पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए और इसी तरीके से जो जोश और उत्साह है वो देखा जा रहा है। मनीष सिसोदिया यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो फॉरफॉर्गन सीट को छोड़कर और यहाँ पर आए हैं और वहाँ पर उन्होंने जो अवध ओझा हैं उनके लिए वो सीट छोड़ी है और दूसरी तरफ यहाँ चुनावी मैदान में है। ये सीट काफी सेफ मानी जाती है आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन यहाँ पर जो तरविंदर सिंह मारवा हैं वो इस पूरे मुकाबले को काफी रोमांचक बनाए हुए हैं। आपको बताएं कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं जी, उनका ये काफी पुराना इलाका माना जाता है, यहाँ के वो पैतृक रूप से निवासी भी हैं, इसलिए यहाँ पर जो मुकाबला है अब की बार वो काफी रोमांचक है। और अब की बार ये जो चक्रव्यूह है बीजेपी का वो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जो जीत का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहेगा इस बार। हालांकि ये सेफ सीट मानी जाती थी आम आदमी पार्टी के लिए, मगर इस बार जो उलटफेर है उसकी भी आशंका लगातार बनी हुई है। चाहे उसके पीछे ये कह सकते हैं कि एक तरीके से जो पुलिस प्रशासन है उसका भी सपोर्ट है। मेरे साथ कुछ यहाँ के वोटर हैं वो भी जुड़े हुए हैं। सर, आपने वोट कास्ट कर लिया अपना? हाँ जी।
क्या देख रहे हैं सिनेरियो अब की बार, क्योंकि 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार देखी, और क्या ऐसे मुद्दे थे, जनता के मुद्दे, जो हल हुए? कोई हल नहीं किया प्रवीण कुमार जी ने, पहले कोई हल नहीं किया यहाँ पर। ये पिछले 10 साल से हमारे पहले जो कैंडिडेट थे तरविंदर सिंह मारवा, उन्होंने जो काम करे वही काम हुए पड़े हैं, बाकी कोई नया काम कोई नहीं। उसके बाद कोई काम नहीं, बिजली, सड़क, पानी कुछ नहीं हुआ, शिक्षा, स्वास्थ्य के बाद कुछ भी नहीं हुआ। ये पानी आ रहा बाबूजी, गंदा पानी आ रहा, गंदा पानी गंदा आता है पीने। हाँ, लेटरिन का पानी आ रहा है, गटर का। हाँ, यहाँ के विधायक ने काम नहीं किया मनीष सिसोदिया को लेकर। शकल नहीं दिखाई कभी, बिल्कुल आके है जी, इन्होंने स्कूल ही चमकाए है, रोड चमकाई है। ये कहते हैं ये सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे अपने बच्चे को पढ़ा के देखो ना, आप बोलने में और करने में जमीन आसमान फर्क है। बोलते दुनिया ये है वो हम ये कर देंगे, करा क्या? कुछ भी नहीं करा। तो काम मारवा जी कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, आम आदमी पार्टी है। रुक तो जाओ मेरे भाई, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनका नाम जो तरविंदर सिंह मारवा है, और बड़ी उम्मीदें हैं नरेंद्र तरविंदर सिंह मारवा से, क्योंकि कई बार ये विधायक रहे हैं और आप बातचीत कर रहे हैं कि बड़ी बात ये है कि विकास कार्य हुए नहीं। मेन मुद्दे जो होते हैं, जल और तमाम ऐसी चीजें जो एक बेसिक मुद्दे होते हैं, उन पर किसी ने काम नहीं किया। वापस लौटेंगे, विनय राय जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ हमारे तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं विभिन्न बूथों से जहां पर वोटिंग चल रही है। एक बार रुक कर लेते हैं विनय राय जी का। विनय राय जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ये हर एक दल के लिए बड़ा ही प्रतिष्ठा का चुनाव बना हुआ है, और बात ये है कि ये किसी के लिए भी सरल मुकाबला दिख नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए भी करो या मरो जैसी स्थिति है। बीजेपी जो 1993 से कभी यहाँ पर आई नहीं, दोबारा वापसी नहीं की, और साथ ही साथ कांग्रेस भी अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही है। कैसे इसको देख रहे हैं आप? देखिए, 3 सबसे बड़े चेहरे जो दिल्ली के चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, उसमें देखिए तो अरविंद केजरीवाल, और इसमें वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, और तीसरा मनीष सिसोदिया। तो मॉरल तौर पे मैं बात करूं तो इस समय भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से घेराबंदी की है कि जो लोग सीएम का अपने आप को दावेदार समझते थे या अपने आप को मजबूत मानते थे, उसमें परेश वर्मा जो साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, उनको खुद चुनाव मैदान में केजरीवाल के खिलाफ उतार दिया। वहीं रमेश द्विवेदी को उन्होंने आतिशी के खिलाफ उतार दिया। और रहा सवाल मनीष सिसोदिया का, तो कभी भी अगर आप क्षेत्र बदल कर जाते हैं, एक तरीके से मॉरल दबाव इस बात का बनता है कि आप अगर मजबूत थे तो अपना क्षेत्र क्यों बदले। ये कोई नहीं कहेगा कि आपने किसी अपने कैंडिडेट के लिए क्षेत्र खाली किया है। और अगर पिछले 2 चुनाव से अगर आप तुलना करेंगे तो हमेशा आम आदमी पार्टी एग्रेसिव चुनाव मैदान में होती थी, लेकिन इस बार शुरुआती दौर से जब से उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तब से वो डिफेंसिव मोड में है। और अंत आते आते जो यमुना जी का पानी का प्रभाव रहा, अब दिल्ली में यमुना जी की पानी की सियासत हो रही है और संगम में यमुना जी साफ हैं। आप समझिए कि दिल्ली से मथुरा और आगरा होते हुए संगम तक आती है, लेकिन दिल्ली की जो यमुना जी की गंदगी है, उसकी सियासत इतनी भारी पड़ गई, इसका ठीक से बचाव नहीं कर सके अरविंद केजरीवाल। और जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की कि उसमें हरियाणा से जहर मिलाया जा रहा है, उसको लेकर के ये प्रबुद्ध वर्ग लगता है कि आप कोई भी बयान देते हैं तो अच्छा बयान मत दीजिए। तो मुझे लगता है इस बार का जो चुनाव दिल्ली का है, वो दोनों पार्टियों के लिए करो या मरो का है। क्योंकि बीजेपी के लिए 15 साल शीला दीक्षित जी, जब चुनाव, कांग्रेस का रिजल्ट जब चुनाव होता था, लोग कहते थे आंटी नंबर 1, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार के आरोप के चलते 15 साल के बाद सत्ता से बाहर हुई। और अरविंद केजरीवाल भी 10 साल के बाद जब चुनाव मैदान में है, तो उन पर भी भ्रष्टाचार के ही आरोप है। तो देखना ये है कि आज मतदान हो रहा है, और खास तौर से वोटिंग का परसेंटेज और वोटिंग का अच्छा, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पर ये चुनाव कहीं ना कहीं एक जनमत संग्रह की तरह है? देखिए, वो तो अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा के इलेक्शन में भी कहा था कि अगर आप तो चाहते कि मुझे जेल न जाना पड़े तो आप मुझे जिताइए, तो 7 लोकसभा के चुनाव हार गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप इस बात को मान के चलिए, अब इसका ट्रेंड सिर्फ इतना है कि दिल्ली के मतदाताओं के बारे में एक चीज कहा जाता था कि पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी और सीएम के तौर पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को पसंद थे। लेकिन अगर इस बार सत्ता बदलती है तो एक जरूर संदेश इस बात को लेकर जाएगा कि शायद केजरीवाल के ऊपर जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था वो चिपक गया, क्योंकि जिस लोकपाल जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते थे, वो अपना बचाव खुद नहीं कर पाए। और इसको आप देखिए बूथ पर भी, जो आपके रिपोर्टर बात कर रहे हैं, पहले इस तरह का ट्रेंड बूथों पर नहीं आता था। लोग एक तरफा केजरीवाल के बारे में बात किया करते थे, और इसीलिए एक समय में 67 सीटें, एक समय में 63 सीटें वो जीतने में कामयाब हुए। लेकिन इस बार खुद वो अपने ही आकलन, अपने एग्जिट पोल में कह रहे हैं 50 सीटों तक जीतेंगे।
तो जो व्यक्ति अपनी सीटों को खुद अपने ही एग्जिट पोल में घटा रहा हो, तो आप ये समझिए कि लड़ाई बहुत कांटे की है। नॉमिनल मार्जिन होगा, तीन बार लेकिन इसमें से वो रहे हैं। एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी इसमें कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है। कई बार लोगों को मुद्दे नहीं समझ में आते और ये सारी चीजें होती। वापस लौट रही हूँ विनय राय जी मैं आपके पास। हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ स्वाति भी लगातार मौजूद है। स्वाति, फ्री बिज पॉलिटिक्स की बात इस बार हर एक पार्टी ने की। आपने देखा होगा इससे पहले बीजेपी आम आदमी पार्टी पर इस तरह के आरोप लगाती रहती थी, लेकिन इस बार तीनों ही दलों के घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी रेवड़ियां हैं और घोषणाओं में इस तरह का जिक्र है। महिला सम्मान योजना की बात करें या और तमाम चीजों की बात करें, बड़े 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 वायदे किए गए हैं जनता से। जी बिल्कुल, इस बार आम आदमी पार्टी पहले वादा किया करती थी और घोषणा किया करती थी, दिया भी करती है आम आदमी पार्टी, और ये लगातार जो अलग अलग सीटों पर हैं, बिजली पानी के मुद्दों को आप ले लीजिए तो लोग कहते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने भी जो घोषणा पत्र सामने लाया चुनाव के दौरान, उसमें कई वादे किए गए हैं। और पैसों की बात कर ले आप, आम आदमी पार्टी ने वादा किया उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जो है वो वादा दिल्ली की जनता के साथ किया है। लेकिन अब भरोसा की बात आ जाती है कि दिल्ली के लोग भरोसा किस पर करेंगे, क्योंकि अभी जिक्र हुआ कि विधानसभा चुनाव को आप देखिए और लोकसभा चुनाव को देखिए, दोनों चुनाव में अंतर हो जाता है। और जबकि ज्यादा अंतर नहीं होता, अभी लोकसभा चुनाव जो है वो देश में संपन्न हुआ और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी देश में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने देश के। लेकिन उसके कुछ महीने बाद ही दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। और 2014 को उठा के देखिए, 2015 में जब चुनाव हुए विधानसभा के उसको देखिए, 2019 के लोकसभा को देखिए, 2020 के विधानसभा को देखिए, तो परिवर्तन दिल्ली में जो है नजर आता है। लेकिन यही बात बार बार इसका जिक्र हम लगातार कह रहे हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है ग्राउंड पर रहने पर कि इस बार वो माहौल नहीं है जो एक तरफा माहौल आम आदमी पार्टी के पक्ष में हुआ करता था। इस बार सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। और लोग कहीं ना कहीं जो साइलेंट वोटर है, जो कहीं ना कहीं जिन्होंने अपनी बात को नहीं रखी है, वो वोटर इस बार जो है वो मायने रख रहे हैं कि वो किसकी तरफ है। क्योंकि जिनको आपने सुना, जो लगातार मीडिया में आ रहे हैं, अलग अलग चैनलों के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो साइलेंट वोटर है, जो सामने नहीं आ रहा है। अब वो भरोसा किस पर करेगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और 8 तारीख को तस्वीर साफ होगी। लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं पर लगा, शराब घोटाला का जो मामला आया, तमाम दिग्गज नेता जेल में गए, उसके बाद ये पहली बार चुनाव हो रहा है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आम आदमी कुछ दिनों पहले ही अगर फिर अरविंद केजरीवाल ने अपनी गद्दी आतिशी को सौंप दी, क्योंकि वो गिरफ्तार हुए, बहुत सारी चीजें हुई और उसके बाद उन्होंने पूरा फोकस लगा दिया चुनाव पर। फिलहाल आज जनता का दिन है, रुख करेंगे और सहयोगियों की तरफ। लोकेश और नरेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार लोकेश आपके पास आते हैं। लोकेश, आपने भी देखा होगा कि बीजेपी काफ़ी सालों से वहाँ पर चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन अगर पिछली बार की बात करें तो यहाँ पर 8 सीटों पर रही बीजेपी, और इस बार भी अगर बीजेपी को आना है मुख्य मुकाबले में तो काफ़ी अच्छा खासा मार्जिन उसको देखना पड़ेगा। आपको लगता है कि बीजेपी इस बार मुकाबले में दिख रही है वहाँ पर, क्योंकि 3 बार से तो आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पर रही? लोकेश, देखिए बिल्कुल, अगर आप पिछले 3 बार पर गौर करें तो आम आदमी पार्टी सरकार में है, और यही एक सबसे बड़ी वजह भी है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी को पूरे दिल्ली में फेस करना पड़ रहा है। हमें याद है कि जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, उससे पहले अन्ना हजारे यहाँ आंदोलन पे थे और पूरी कांग्रेस की सत्ता को धराशायी किया गया था इसी बात को लेकर के कि कॉमनवेल्थ घोटाले में भ्रष्टाचार हुआ, और उसी भ्रष्टाचार का आरोप अब उसी पार्टी पर लगा है जो कि बार बार अपने मन से खुद को कट्टर ईमानदार कहते थे, और उनको जेल जाना पड़ा, सत्ता हस्तांतरित करनी पड़ी। अब सारे विषम परिस्थितियों के बाद आम आदमी पार्टी खुद के एग्जिट पोल में जब अपनी 50 सीटें दर्शा रही है, तो आप उनकी कॉन्फिडेंस लेवल को समझ सकते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है। इसके अलावा जो 67 सीटों पर जीत दर्ज की गई थी, आप उसमें अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे, आप उसको देखेंगे तो वो कई सारी सीट्स ऐसी थी जो कि नॉमिनल मार्जिन से जीती गई थी, जो कि 8 से 10 हज़ार की थी। हम अगर इसी सीट की बात करें तो पिछली बार आतिशी यहाँ से केवल 10 से 11 हज़ार वोटों से जीत दर्ज कर पाई थी बीजेपी के कैंडिडेट से। तो इस बार माहौल वाकई बदला है, और बदला इस वजह से भी है कि 11 साल से सत्ता में होने के नाते पब्लिक उनसे भी जवाब मांग रही है।
कुछ जगह पर जरूर पब्लिक खुल करके बोल रही है कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन बात सवाल यह आता है कि जो पार्टी पिछले इलेक्शन कैंपेन तक ये कहती थी कि फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हो, इसमें साफ तौर पर बीजेपी ने ये कैंपेन चलाया था, लेकिन इस बार वो पार्टी खुद एक डिफेंसिव मोड में आते हुए एग्रेसिव कैंपेनिंग कर रही है और ये बात भी ला रही है कि वो भी अब फ्रीबीज देंगे, यानी कि मुफ्त की रेवड़ियाँ वो भी बांटेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि माइंडसेट, क्योंकि दिल्ली के आप मूल दिल्ली को छोड़ दीजिए तो बाहरी क्षेत्र में जो भी रह रहा है वो अधिकतर यहाँ पे माइग्रेटेड लेबर है, अब लोग जो है वो अपने जॉब कर रहे हैं और उनको वो लगता है कि जो स्कूल है, पानी है, बिजली है, अगर ये फ्री मिलती है तो उनके उस बहुत सहूलियत होती है और खासकर वो महिलाएं से आदत डाल दी आम आदमी पार्टी ने और कहीं ना कहीं दूसरे दलों को भी ये देखना पड़ा है और ये कहना कम नहीं होगा कि झुकना पड़ा है दूसरे दलों को भी फ्रीबीज देने के लिए वहाँ की जनता को। ठीक है, वापस आपके पास लौट रहे हैं नरेंद्र, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, आपने भी देखा होगा चुनाव से पहले किस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी पर लगे। शराब नीति, जो आबकारी घोटाला वाला मामला हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं पार्टी के बड़े जो नेता थे, चाहे मनीष सिसोदिया की बात कर ले, अरविंद केजरीवाल, उनकी छवि को भी कहीं ना कहीं धक्का लगा था, धूमिल हुई थी उनकी छवि। लगता है कि इस बार वो उबर पाएंगे इन तमाम चीज़ों से? कोशिश तो आम आदमी पार्टी की यही है, लेकिन जो मुकाबला है वो बहुत जबरदस्त है। बीजेपी ने ऐसी परिस्थितियां यहाँ पर पैदा की हैं कि आम आदमी पार्टी को अब इस चुनाव में वाकई में मुकाबला करना पड़ रहा है। जमीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जो मूल दिल्ली के अलावा जो सराउंडिंग इलाके हैं वहाँ पर जो जीतें रही हैं आम आदमी पार्टी के बहुत सारे विधायकों की, उनका बहुत लंबा चौड़ा अंतर होता था। लेकिन जहां जंगपुरा में खड़ा हुआ हूँ, ये सीट पिछली दफा 2020 में महज 16,000 वोटों से जीती गई थी और उससे पहले यहाँ जो जीत का मार्जिन था वो 20,000 के आसपास वोट था। तो अब की बार ये जो मार्जिन है इसको किस तरीके से बीजेपी कवर करेगी, और इसके अलावा मनीष सिसोदिया यहाँ के लिए एक बड़ा फेस आम आदमी पार्टी का तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ की जनता उनको कितना पसंद करती है, उनका जो बंटूपन है पब्लिक के बीच में वो कितना है, ये तय करेगा। जो नतीजा आएगा उससे ये पता लगेगा कि वो जो पब्लिक है उससे कितना इंटरेक्शन कर पाए। इसके अलावा उन्होंने जो काम दिल्ली में किए हैं वो काम को बाकी पब्लिक पसंद कर रही है, या फिर वो अब अपना जायका जो है वो बदलना चाहती है। तो वो बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर जो तरविंदर सिंह मारवा इस सीट पर हैं वो पिछले 3 बार विधायक रहे हैं और पिछले 3 बार से ही वो सत्ता से बाहर हैं, तो और वो यहाँ विधायक भी नहीं रहे हैं। तो इस बार उन्होंने पूरा जोर लगाया है, पार्टी हाईकमान का बहुत सारा सपोर्ट उनके साथ है। दूसरी तरफ जो मनीष सिसोदिया हैं, जो 3 सीटें आम आदमी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न मानी जा रही है, उनमें एक ये मनीष सिसोदिया जहां से चुनाव लड़ रहे हैं जंगपुरा से, इस सीट को भी पार्टी हाईकमान और जो संगठन है वो मानकर चल रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि इसमें कितना वो कामयाब हो पाए हैं, ये नतीजे बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि राह आसान नहीं है, बहुत बीजेपी के लिए तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी यहाँ की कभी सीट जीती नहीं, और बीजेपी के लिए किस तरह का मुकाबला होता है, जनता जिताएगी या नहीं जिताएगी, इस बार ये देखने वाली बात होगी। नरेंद्र, बिल्कुल, जनता जिताएगी या नहीं जिताएगी ये वाकई में देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि बहुत सारे ऐसे पोलिंग बूथ मैंने सुबह से देखे हैं जहां पर लोग आतुर हैं अपने वोट डालने के लिए। सुबह 7:30-8 बजे इसी पोलिंग बूथ पर जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, यहां मैंने लगातार अनवरत भीड़ देखी और बहुत सारी लंबी लाइनें इस पोलिंग बूथ के पोलिंग कैंपस के अंदर लगी हुई थी, और वो ये बता रही थी कि जनता जो है वो किस तरीके से बेताब है अपना विधायक चुनने के लिए। आप लोग सुबह से कवर कर रहे हैं, ये बताइए कि जनता में कुछ जोश नजर आ रहा है, लोग निकल रहे हैं अपने घरों से बड़ी संख्या में, या फिर फीका रहा है? क्योंकि आज आमतौर पर चुनाव रहता है, छुट्टी वाले दिन लोग अगल बगल वाले जिलों में निकल जाते हैं, पहाड़ों की तरफ रुख कर लेते हैं। आज तो बड़ा कहा जा सकता है कि बिजी दिन है, किसी ऑफिस में छुट्टी नहीं है, तो क्या हाल है वोटर्स का? जल्दी देखिए, ऑफिसों में जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें छुट्टी नहीं है, लेकिन जो सरकारी सेक्टर है उसके लिए आज छुट्टी रखी गई है। जहां तक वोटरों की बात करें तो ये कहा जाता है कि दिल्ली का जो इलीट क्लास है वो पोलिंग बूथ तक
बहुत कम आता है। लेकिन आज वो भी भले ही गाड़ियों से सही देखा गया है। और बहुत सारे इलाके में घूमा हूँ आज, जंगपुरा के अलावा भी कई सारे विधानसभा क्षेत्रों में घूमा हूँ, तो वहाँ ये देखा है कि जो लंबी लंबी गाड़ियों में चमचमाती गाड़ियों में चलने वाले लोग हैं वो भी पोलिंग बूथ तक पहुँच रहे हैं। आम आदमी के बीच में जबरदस्त उत्साह है, उसके जो कदम है पोलिंग बूथ की तरफ वो काफी तेजी से जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल वापस लौटेंगे नरेंद्र आप सभी के साथ। विनय राय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। विनय राय जी, आप भी देख रहे होंगे कि कुछ बदलाव तो जरूर हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह कि जो स्पार्क नजर आना चाहिए लोकतंत्र के प्रति जागरूक मतदाताओं को, उसमें कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ी कमी। हालांकि जब 6 बजे तक ये पूरा चुनाव कंप्लीट होगा, जब एग्जैक्ट आंकड़े आएंगे, डेटा आएगा, कितने परसेंटेज रहा, तब ये चीजें तय होंगी, लेकिन वो स्पार्क नजर नहीं आ रहा है इस बार। देखिए, जब मतदाता जब निराश होते हैं तो इस तरह की स्थितियां सामने निर्माण होती हैं। और अभी आपने सारे रिपोर्टरों का जो मूल्यांकन सुना है, उससे एक निष्कर्ष तो साफ हो जाता है कि जो पार्टी आंदोलन से निकली है, जिसके बारे में कहा जाता है वो कट्टर ईमानदार उसके साथ लोग हैं, और टिकट कटने के बाद 8 लोग पाला बदल के दूसरी पार्टी में चले जाए, वो भी चुनाव तो कम से कम आंदोलन से निकली पार्टी के लिए उम्मीद नहीं रखी जाती। ये माना जाता है कुछ भी चला जाए, सब कुछ कुर्बान हो जाए, लेकिन राष्ट्र के लिए खड़े रहेंगे, पार्टी के लिए खड़े रहेंगे। लेकिन अभी जस्ट चुनाव से पहले ये भी नहीं हुआ कि बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया, लेकिन 8 के 8 लोगों ने जिनका टिकट कटा भाजपा में चले गए। तो इससे का असर मतदाता पे पड़ता है, और मतदाता को ये लगता है कहीं हम ठगे तो नहीं जा रहे हैं। तो बड़े जोश के साथ, अगर आपको याद होगा, जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक जो अन्ना का आंदोलन चला, उसमें हर दिल्ली वासी हो चाहे दिल्ली के बाहर के रहने वाले लोग हों, उनको लगा कि भ्रष्टाचार इस देश से जाना चाहिए। और इसी एनवायरमेंट में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, और धीरे धीरे जो आम आदमी पार्टी से लोग जुड़े थे वो सब लोग विदा होते गए, चाहे आनंद कुमार रहे हों, चाहे आपके कुमार विश्वास रहे हों, चाहे शांति भूषण रहे हों, सब लोग एक एक करके चले गए। तो आज की जो परिस्थिति है उसमें सबसे बड़ी जो साख दांव पर लगी है वो आम आदमी पार्टी की लगी है। क्योंकि बीजेपी के लिए कहने के लिए क्या है, वो पिछली बार 7 सीट जीते थे, इस बार अगर 15 भी जीते कहेंगे हमने डबल कर लिया। लेकिन जो पार्टी 63 सीटें जीतती हों, 67 सीटें जीतती हों, और आज की तारीख में खुद अपने मूल्यांकन में 50 पे आ रहे हैं, और अगर जनता का रुझान उल्टा हुआ और जिस तरह के रिपोर्टर्स रिपोर्ट दे रहे हैं कि कांटे की लड़ाई है ग्राउंड जीरो से, और सत्ता जाती है, तो सबसे बड़ा साख पे जो बट्टा लगेगा वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साख पर बट्टा लगेगा। क्योंकि आज की भी तारीख में कोर्ट से रिस्ट्रिक्शन है कि वो ऑफिस नहीं जा सकते हैं, और उन्हीं के चेहरे पर अब चुनाव लड़ रहे हैं। मान लीजिए अगर आम आदमी पार्टी आती है तो मुख्यमंत्री अगर बन भी जाते हैं केजरीवाल, तो कैसे दफ्तर जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंध है? तो पहले उन्हें कोर्ट जाकर सारी जो रुकावटें उसको दूर करनी पड़ेंगी। तो परिस्थितियां इस समय थोड़ा सा उलट है, इसीलिए दिल्ली के मतदाताओं में उस तरह का रुझान देखने को नहीं। विनय राय जी, आप एक चीज और भी देख रहे होंगे, जो विपक्ष है देश का, वो आम आदमी पार्टी की तरफ टकटकी लगाए हुए देख रहा है कि वहां पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है, क्योंकि पूरा विपक्ष देख रहा है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि एक बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए वहां पर वापसी करना, क्योंकि वापसी अगर नहीं करती आम आदमी पार्टी तो बड़ी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ एक सूबे में उसकी सरकार है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ा सवाल आपने जो कहा कि इस समय ममता बनर्जी हो चाहे अखिलेश यादव हो, सबने केजरीवाल का साथ दिया है, लेकिन राहुल गांधी ने भी अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया। अगर आप कांग्रेस के साथ जाते, एक इंडिया अलायंस के बड़े नेता थे राहुल गांधी, तो एक ओवरऑल ये माना जाता कि उनको सभी दलों का समर्थन है और ये पूरा गठबंधन एकजुट है। लेकिन न तो केजरीवाल को बंगाल में चुनाव लड़ना है, न ममता बनर्जी जी को दिल्ली में आकर चुनाव लड़ना है, तो हर आदमी छोटे छोटे दलों ने अपने हित के हिसाब से समर्थन कर दिया है। और ऐसे में अगर नुकसान होता आम आदमी पार्टी को, तो जो विपक्ष में एक छिटपुट गठबंधन बनाने की तैयारी थी कि छत्रप जीवित रहें, और उनको ऐसा लग रहा था कि अगर हम कांग्रेस के साथ जाएंगे तो पूरे विपक्ष के नेता तो राहुल गांधी कहे जाएंगे, कांग्रेस मुख्य पोजीशन बन जाएगी। ये संकट सबसे बड़ा खड़ा होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखें तो मंचों के माध्यम से जितना राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है, कहीं उससे ज्यादा अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। तो इसलिए जो परिस्थितियां आज की तारीख में है, उसमें ये वजूद का संकट खड़ा हो जाएगा कि विपक्ष की बागडोर किसके हाथ, कौन विपक्ष का नेतृत्व करेगा। इस दिल्ली के चुनाव में एक चीजें और भी सामने आई। बीजेपी की तो बात हम लोग कर ही रहे हैं, आम आदमी कांग्रेस को कहां, कांग्रेस के अस्तित्व को कहां देख रहे हैं? क्योंकि एक डार्क हॉर्स के रूप में अब कांग्रेस ने अपना जो एजेंडा है वो सेट कर लिया। अपनी पूर्व की सरकारों में जो काम किए भी बहुत सारे काम कांग्रेस की सरकार में थे, शीला दीक्षित जी की जब सरकार थी, उसको क्या कांग्रेस इस बार भुनाने में कामयाब रहेगी? इस पर संक्षिप्त जवाब आपसे लेंगे। ये तो सबको पता है, दिल्ली में जो लोग भी उस समय रहे हैं, चाहे वो बारामूला की बात रही हो, चाहे सड़कों की बात रही हो, चाहे फ्लाईओवर्स के एक जाल बिछाने की बात हो, उस शीला दीक्षित के समय में काम हुआ। और सबने उस जमाने में, केवल अंतिम चुनाव की बात, 14 के चुनाव की बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके पहले जब जब चुनाव हुआ तो लोग ओवरऑल कहते थे कि आंटी नंबर 1 इस बार चुनाव मैदान में जीतेंगे। और शीला दीक्षित का एक क्रेज हुआ करता।
जी। लेकिन भ्रष्टाचार की एक ऐसी आंधी बही, उस आंधी में शीला दीक्षित क्या पूरी कांग्रेस उड़ गई। बिल्कुल। रहा सवाल इस बार को लेकर के, तो इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि वही भ्रष्टाचार का आरोप इस बार आम आदमी पार्टी पर लगा है और आम आदमी पार्टी उससे जूझ रही है। तो ये देखना जरूर दिलचस्प है कि जनता ने आखिरकार उस पूरे तवज्जो में किसको नकारा। हाँ, इतना जरूर है जो मुस्तफाबाद की सीट है या आपका जो मुस्लिम बाहुल इलाके वाले, अल्पसंख्यक बाहुल इलाके वाले जो स्थान है, उसमें देखना होगा कांग्रेस किस तरह का परफॉर्म करती है, क्योंकि ये संकेत जरूर जाएगा अल्पसंख्यक किसके तरफ झुका हुआ है। क्योंकि ओवरऑल तो लड़ाई सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के साथ है। कांग्रेस कहीं कहीं पर वोट काटती हुई नजर आएगी। जैसे अब आप देखिए अलका लांबा चुनाव मैदान में, अलका लांबा अगर केवल पंजाबी वोटर्स में के ही अगर वोट काट लेती हैं तो आप ये मानिए आम आदमी पार्टी के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। और ये चीजें हुई हैं हरियाणा में या गोवा में या गुजरात में, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। तो जितनी मजबूत कांग्रेस लड़ेगी उतना ही ज्यादा आम आदमी पार्टी का नुकसान। ठीक है, चूंकि मैं एक बार रुक कर लेती हूँ लोकेश का। जब आपने कालका जी का जिक्र किया तो कालका जी से लोकेश आप भी जानते हैं कि वहाँ से आतिशी हैं, रमेश बिधूड़ी हैं और साथ ही साथ अलका लांबा है। इन तीनों में किस तरीके का मुकाबला आप देख रहे हैं, क्योंकि रमेश बिधूड़ी की भी सांगठनिक जो पकड़ है बड़ी मजबूत मानी जाती है। आतिशी तो मुख्यमंत्री हैं वहाँ की, और साथ ही साथ अलका लांबा की भी कहा जा सकता है कि एक मजबूत पकड़ है। वहाँ पर किस तरह से मुकाबला देख रहे हैं? देखिए स्वाति, इस बार खासकर अगर आप देखें तो तीनों ही सीट, चाहे वो हम कालका जी की बात कर लें, चाहे नई दिल्ली की बात करें या जंगपुरा की बात करें, ये तीनों चेहरे आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे हैं और तीनों ही जगहों पर कुछ इस तरीके के समीकरण बना दिए गए हैं कि इन बड़े नेताओं की मुश्किलें आ रही हैं। वजह यह है कि बिधूड़ी जो हैं वो खुद एक बड़े नेता रहे, वो सांसद रहे। उसके अलावा जो अलका लांबा है वहाँ पर एक बहुल काफ़ी बड़ी संख्या है वहाँ पर पंजाबी वोटर्स की। और ये बात सही है कि जो मैं बार बार डिस्कस कर रहा था कि पिछली बार 11,000 से केवल जीत दर्ज हुई थी। अगर ये 11,000 के आंकड़े में अलका लांबा उन पंजाबी वोटर्स को अपने साथ लेके गई तो ये सीट फंस जाएगी। और ये एक रणनीति के तहत सब कुछ किया गया है। वजह यह है कि इन तीनों ही सीटों पर अगर बड़े लोग अपने ही कंस्टिट्यूंसी में ध्यान नहीं देंगे तो फिर बाकी के दिल्ली के अंदर कैंपेन करना उनके लिए आसान नहीं होगा। और बार बार देखिए, पब्लिक से जब हम बात कर रहे हैं तो पब्लिक बार बार यही बात कह रही है कि काम तो 10 साल सरकार में रहे, फ्री काफ़ी चीज़ें दी भी गई, लेकिन विकास नहीं हुआ। विकास क्यों नहीं हुआ? और इस बार आम आदमी पार्टी इस बार यही मुद्दे आ रही है, क्योंकि जो बार बार बीजेपी के एक डबल इंजन की सरकार की बात हो रही है, क्योंकि एलजी की नियुक्ति जो है वो आपको पता है किस तरीके से होती है, सरकार के हाथों में है। और जिस तरीके के एलजी और आम आदमी पार्टी के सीएम के बीच में जो विवाद पिछले लंबे समय से चले आ रहे थे, चाहे वो पिछले एलजी रहे हो चाहे इस दौरान के एलजी रहे हो, वो विवाद एक ऐसा है कि हमें काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा। तो ये बहाना आखिर कब तक चलेगा? क्योंकि पब्लिक भी ये समझ रही है कि 11 साल हो गए इनको देख लिया, क्यों एक बार जो है हो सकता है कि इस पूरे चुनाव के अंदर उलट फेर भी हो जाए। वजह यही है कि पब्लिक ये चाहती है कि इजीली जो है विकास हो जाए, और जो एक टसल चलती है और एक टसल के बीच में आम आदमी का विकास, आम आदमी सबसे ज्यादा आम लोग ही फंसते हैं और उन्हीं को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो। एक बार रुक कर लेते हैं दिल्ली का, नई दिल्ली सीट से, जहां से स्वाति कवर कर रही है हमको। स्वाति, ये सीट ऐसी सीट है, सबसे हॉट सीट, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक तरफ है, दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा है, वही संदीप दीक्षित है जिनकी मां पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुकी है, शीला दीक्षित जी। इस सीट पर मुकाबला कैसा रहा है? माना तो ये जाता है कि जो यहाँ से जीत जाता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री की रेस में होता है। जी जी बिल्कुल, इसीलिए प्रवेश वर्मा से लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो प्रवेश वर्मा सीएम के उम्मीदवार होंगे। हालांकि अभी वो सवाल को टाल रहे हैं, उन्हें जवाब नहीं पता है, ये कहा जा रहा है प्रवेश वर्मा की ओर से, क्योंकि बीजेपी का एक प्रोसेस है कि अगर सरकार बनेगी तो उसके बाद बैठक होगी, तय किया जाएगा, वो बात की बात है। 8 के बाद जो तस्वीर 8 को आएगी उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो किया जाएगा। अब देखना होगा जनता किसको चुनती है। लेकिन नई दिल्ली सीट की बात करें तो इस बार सबकी नजरें इस सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी जब चुनावी मैदान में प्रचार करने के लिए पहुंचे संदीप दीक्षित के पक्ष में, उस दौरान खास तौर पर अरविंद केजरीवाल को निशाने पर राहुल गांधी ने लिया। यह भी समझना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में ये पार्टियां थी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी साथ में, और दिल्ली में भी खास तौर पर जब चुनाव लोकसभा का हुआ था देश भर में, तो उस दौरान 4-3 के फॉर्मूले पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में थी। लेकिन इस बार
उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में अलग अलग चुनावी मैदान में है और यही वजह है कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को नुकसान कर सकती है और इसमें नई दिल्ली सीट भी है क्योंकि संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे हैं और शीला दीक्षित के कार्यकाल में जिस तरह से काम किया गया उसको कांग्रेस पार्टी लगातार ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कुछ कहीं कमेंट्स मैंने सोशल मीडिया में संदीप दीक्षित के लिए पढ़े, कुछ जो दर्शक थे सोशल मीडिया में उन्होंने ये भी साफ तौर पे कहा कि यहाँ पर अंडर करंट चल रहे हैं शीला दीक्षित जी के बेटे संदीप दीक्षित, मतलब उनके पक्ष में हवा चल रही है, उसको किस तरीके से देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, यही वजह है कि जब संदीप दीक्षित के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया था, आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई थी और कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से सब कुछ तय किया जा रहा है क्योंकि जो प्रमुख चेहरे आम आदमी पार्टी के हैं जो चुनावी मैदान में हैं, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वहां से आप देखिए कि मजबूत कैंडिडेट को मैदान में उतारा गया है। सिर्फ नई दिल्ली ही नहीं, अलग अलग सीटों पर आप जाइए जहां पर आम आदमी पार्टी के दिग्गज चेहरा चुनावी मैदान में है, वहां से कांग्रेस पार्टी ने मजबूत कैंडिडेट उतारा है। तो ऐसे में नुकसान, अगर कांग्रेस पार्टी को वोट मिलता है तो नुकसान सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को होगा और कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक दिल्ली में रही है और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को हटाकर सत्ता में वापसी की है। तो ऐसे में जिस तरह से राहुल गांधी ने निशाने पर अरविंद केजरीवाल को लिया और अखिलेश यादव दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं, आपने देखा रोड शो भी किया गया है, लेकिन लोकसभा में साथ में तमाम पार्टियां थी। अब नई दिल्ली सीट पर नजर टिकी हुई है कि अरविंद केजरीवाल जो लगातार अलग अलग बयान दे रहे हैं, 50 सीटों की बात अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है, तो क्या नई दिल्ली सीट पर जो है वो माहौल टाइट है, ये भी कहा जा सकता है। और तीनों प्रत्याशी यानी सिर्फ बीजेपी और आप के बीच यहाँ पर मुकाबला नहीं है, नई दिल्ली सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है और आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों में कहा जा सकता है कि फाइट क्योंकि है। जनता की आज बारी है और जनता ही लीव रख रही है नई सरकार की, किसके सिर पर जीत का सेहरा पहनाती है जनता, ये देखना, इंतजार करना होगा 8 फरवरी के लिए। एक बार रुक कर लेते हैं नरेंद्र प्रताप का। नरेंद्र, आपने देखा कि लास्ट मोमेंट में बड़े बड़े आरोप लगाए गए, बड़े मुद्दे थे, वोटर लिस्ट घोटाला आपने सुना होगा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, सफाई, पैसे बांटने का आरोप, शराब घोटाला, मुख्यमंत्री का बंगला, बहुत सारे मुद्दे नरेंद्र, चाहे रोहिंग्या वालों का मुद्दा हो या बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा, बड़े बड़े मुद्दे छाए रहे इस बार चुनाव में। बिल्कुल, और ये केवल इसीलिए थे कि जो जनता है उसके जो मूल मुद्दे हैं उनसे उसका ध्यान किसी तरह भटक जाए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कोशिश यही की गई। लेकिन जो 10 साल में यहाँ पर जो चीजें आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई हैं उनको पूरा करना है। जो विपक्षी दल हैं उसके, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, उनको पूरा करना है। और इसीलिए आपने देखा होगा उनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें वो सारी चीजें साफ दिखाई दी कि ये चीजें और ज़्यादा प्लस करके हम आपको देने वाले हैं। लेकिन एक जो मुद्दा है जमीनी विकास का, तो चाहे वो यमुना का मुद्दा हो या फिर सड़क, बिजली, पानी से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, ऐसे बहुत सारे आज भी इलाके हैं जहां पर रिसेंट ही जो सीवर लाइन है और पाइपलाइन है वो पड़ी है। इसके अलावा जो सड़कें हैं, सड़कें अभी भी, अगर आप मेन रोड्स को छोड़ दें, आप अंदर की तरफ जाते हैं तो आप देखें सड़कें अभी भी टूटी हुई हैं और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। तो अब जो पब्लिक है वो ये चाहती है कि ये कह देना कि हमारी एलजी से नहीं बन रही है, ये कह देना कि जो बीजेपी है वो हमारे खिलाफ साजिशें रच के हमें जेल भेज रही है, इन सब चीज़ों से पब्लिक का कोई लेना देना नहीं। ये सियासी स्टंट है, सियासी लड़ाई है और ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। पब्लिक इसका मोहरा नहीं बनना चाहती। पब्लिक को अपने वोट के बदले वो परफॉर्मेंस चाहिए जिसकी वो उम्मीद करती है और उसके लिए उससे वायदे किए गए थे। तो सीधा सीधा इसी तरीके का जो अब की बार जो माहौल है वो देखा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये मुकाबला काफी जटिल है और इसके जो नतीजे आएंगे, मैं फिर से कह देता हूं कि बड़े अप्रत्याशित नतीजे होंगे। वो कुछ भी हो सकते हैं और ये कह देना कि
बीजेपी 10-20 सीटें प्लस कर जाएगी या फिर आम आदमी पार्टी एक बहुत लंबे नुकसान में जा रही है। बहुत सारी चीजें अभी हिडन है, पर्दे के पीछे हैं। जो यहाँ का वोटर है, स्मार्ट वोटर है दिल्ली का, और वो अपना पत्ता जो है वो नहीं खोल रहा है। जी बिल्कुल, इसीलिए दिल्ली के लोगों को स्मार्ट वोटर कहा जाता है, क्योंकि जो काम करता है उसी को यहाँ की जो जनता है वो वोट देती है, और हुआ भी ऐसा ही है, कई बार वहाँ पर देखा गया है। विनय राय जी, मैं रुक करूँगी आपका एक बार। आप भी देख रहे होंगे दिल्ली की जहाँ 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव चल रहा है। ये तस्वीरें हमारे तमाम सहयोगी बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एक सीट को भी नहीं भूल सकते, मिल्कीपुर। उस सीट को लेकर आपका क्या विश्लेषण है, आप उसको किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, वहाँ की सियासी गणित क्या है? देखिए, मिल्कीपुर का जब जिक्र आता है तो कुनरकी याद आ जाता है कि जहाँ पर सारे समीकरण ध्वस्त हो गए, जहाँ 65% अल्पसंख्यक मतदाता थे और 1,35,000 से भाजपा चुनाव जीत गई। तो यहाँ पर अगर आप मैथमेटिक्स देखेंगे जातीय समीकरण से कि हम जोड़ लें कि पासी कितने, यादव कितने, मुसलमान कितने, तो फार्मूला वो काम नहीं आएगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जरूर एक कोशिश है कि अयोध्या में खासतौर से जो हार हुई लोकसभा में, तो मिल्कीपुर में अगर परिणाम अगर अच्छा आ जाता है तो एक संदेश चला जाएगा कि जनता ने प्रायश्चित किया है। ये बीजेपी की तरफ से आ सकता है। लेकिन वहीं देखें कि शुरुआती दौर में अखिलेश यादव के जो ट्वीट आए हैं कि वरिष्ठ अधिकारी वोटर आई कार्ड चेक कर रहे हैं, जबकि ये उनका अधिकार नहीं है। पोलिंग बूथ पर एजेंट बैठ के चेक करने के लिए जो पीठासीन अधिकारी या उनकी जो टीम होती है देखती है। लेकिन इतना मानकर चलिए कि उपचुनाव तो ऐसे भी सत्ता का चुनाव कहा जाता है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन हमेशा से बीजेपी के लिए बहुत टफ रही है मिल्कीपुर की सीट, इतना भी आसान नहीं रहा है मिल्कीपुर के लिए बीजेपी का वहां पर होना। जी नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, कुनरकी किसने सोचा था? आप बात समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। जी मैं समझ रही हूँ। क्योंकि जब 1,35,000 तक जीत का जब मार्जिन गया तो सबको हैरानी हो गई, आखिर ये क्या हो गया। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो कन्वर्ट कर गए थे माइनॉरिटी, जो पूर्व जन पहले वो ठाकुर हुआ करते थे, वो कन्वर्ट करके मुस्लिम को इसलिए भाजपा कोट कर दिया। तो आप बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। लेकिन इतना जरूर है कि अगर फेयर कलेक्शन का चुनाव होता है तो उसका समीक्षा दूसरी तरह से होता है। जब चुनाव होता है तो ज्यादातर मतदाताओं को भी ये लगता है कि जब कुछ वर्ष के लिए चुनाव हो रहा है तो हम ऐसे आदमी को चुनाव में जिताएं जो हमको बेनिफिट मिले, हमारे क्षेत्र में विकास हो, और अधिकारी भी चुनावी ड्यूटी में तैनात हो। अच्छा, ए, बी और सी तीन कैटेगरी में बीजेपी ने इस बार वोटर्स को रखा, और सबसे ज्यादा बी और सी कैटेगरी पर बीजेपी का फोकस रहा है, सबसे ज्यादा फोकस रहा। उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि जिन बूथों पर बीजेपी हार गई, सबसे ज्यादा फोकस इस बार वहीं पर हुआ है। विनय राय जी, आपने भी देखा होगा, मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रियों की पूरी फौज उतार दी गई। महीनों से कैंपेनिंग चल रही है वहां की। अगर उसके बाद भी बीजेपी हार गई तो समझ लीजिए लुटिया डूब गई, ये माने। नहीं, आप खुद देखिए ना कि 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, ये चुनाव मैदान में, जेपीएस राठौर जो संगठन के अच्छे पुरोधा माने जाते हैं, सहकारिता मंत्री वहीं पर, दयाशंकर मिश्र दयालु ब्राह्मण वोट के लिए, सतीश शर्मा बाराबंकी से उनकी ड्यूटी लगाई गई। और समय समय पर मंत्रियों का तो वहां दौरा लगता ही रहा। मुख्यमंत्री जी खुद वहां दौरे पर गए। संगठन के दृष्टिकोण से जो क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरख क्षेत्र के थे धर्मेंद्र सिंह, इनको यहाँ जिम्मेदारी दी गई। तो आप एक तरह से देखें कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस जुगत में है कि वोट का जो जीत का जो मार्जिन ज्यादा हो, जिससे एक मैसेज दे सके, खासतौर से अयोध्या की हार के तौर पर जो हार गई थी पासी बनाम पासी की लड़ाई में कौन जीतता है, ये देखने वाली बात होगी। वापस लौटते एक बार फिर से अपने रिपोर्टर्स का रुख करते हैं। लोकेश, स्वाति और नरेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि स्वाति अभी वक्त कम है, मैं चाहती हूँ जल्दी से आप बता दीजिए हमारे तमाम दर्शकों को कि वहाँ पर जो बूथ जहाँ पर आप इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ पर कितने लोग पहुँच रहे हैं, किस तरह की स्थिति है, कैसी तस्वीरें हैं वहाँ की। जी देखिए, एक बार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। इस वक्त आप देख पाएंगे कि ये आरके आश्रम का बूथ है, और यहाँ पर अब शाम के वक्त बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो पहुंचने शुरू हुए हैं, क्योंकि सुबह के वक्त ठंड भी दिल्ली में थी और कोहरा भी था। इस वजह से जो वोटिंग परसेंटेज था उसमें स्लो देखने को मिला है। लेकिन अब आप देखिए धीरे धीरे बढ़त देखने को मिल रही है, और यही बूथ की तस्वीर इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो वोटर्स हैं नई दिल्ली के, वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे वोट देने के लिए। और कई सीटों पर अलग अलग शिकायतें भी आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, युवा भी नजर आएंगे आपको, महिलाएं भी नजर आएंगी आपको, अलग अलग उम्र के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। और सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया, तो जिससे वोटर्स में जो है वो उत्साह रहे और वोट देने के बाद लोग तस्वीर भी ले सके, उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पुलिस के जो तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। अभी संदीप दीक्षित भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और
दर्शकों से गुजारिश कर रहा है कि वो भी अपने घरों से निकले। एक बार रुक कर लेते हैं जल्दी से नरेंद्र और लोकेश का। नरेंद्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र, जिस तरीके से शिकायतें आई दिल्ली से, वहां पर हर एक चुनाव आयोग ने अमल किया और लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है, इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास अभी? देखिए, शिकायतें हुई हैं और पुलिस प्रशासन उन शिकायतों पर पहुंचा है। जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी है वो शिकायतों को अटेंड करने के लिए पहुंचे। फिलहाल एक अपडेट ये है कि मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं ये नेहरू नगर है और इस नेहरू नगर के बूथ के अंदर अभी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, वो अंदर गए हुए हैं और उनके साथ में करीब 1 दर्जन लोग भी हैं जो उनके संभवतः कार्यकर्ता हो सकते हैं। तो वो अभी थोड़ी देर में ही यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। उनका रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि अब पोलिंग बूथ के बाहर जो भीड़ भाड़ है वो काफी ज्यादा यहाँ पर हो चुका है और थोड़ी देर में जो मनीष सिसोदिया हैं वो अभी बाहर निकलकर आने वाले हैं। तरविंदर सिंह मारवा यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और मनोज सिसोदिया जो है वो आम आदमी पार्टी। लोकेश, आपके पास क्या अपडेट है इस वक्त वहाँ से? देखिए, लगातार ये बात सही है कि हर जगहों पर धीरे धीरे करके जो बूथ्स हैं, तो पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर अब पब्लिक आना शुरू हो गई है, क्योंकि अब कुल मिलाकर कहा जाए तो महज 1.25 घंटे का समय बचा है और 6 बजे जो लाइन में खड़ा होगा उसी को वोट डालने की अनुमति दी जाएगी। पोलिंग सेंटर्स के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद जो पोलिंग होगा वो ये आकलन मारा जा रहा है कि दिल्ली संभवतः फर्स्ट डिवीज़न से पास हो सकती है, लेकिन कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर 45 से 46% तक ही वोटिंग हो पाएगी जब फाइनल वोटिंग परसेंटेज का आउटकम आएगा। तो एक बतौर हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घरों से बाहर निकलिए, अभी भी समय है, आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, ताकि एक जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन है लोगों की, एक स्वस्थ लोकतंत्र को चुनने के लिए वो जो है वो पूरा किया जा सके। बिल्कुल, तो आप सब लगातार जुड़े हैं और आगे भी आप लोगों से अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल ये तमाम चीज़ें हैं। कुल मिला के आज जनता का दिन है, जनता की बारी है और आज जनता तय करेगी कि किसको वो जीत का सेहरा पहनाने जा रही है। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे।